राजू तैयार हो जा, रात को 10 बजे हमारी ट्रेन है। माँ ने मुझसे कहा। मैंने कहा ठीक है माँ। और मैंने अपने कंचे, चंदा, पौआ, खेलने वाली कौड़ी और अपनी गेंद माँ को देते हुए कहा, लो माँ, ये सब भी रख लेना। मैं बहुत खुश था क्योंकि हम दिवाली की छुट्टियाँ गांव में जा रहे थे और मुझे अपने गांव जाना बहुत पसंद था। ये बात उस समय की है जब मैं करीब 9-10 साल का रहा हूँगा। अब ना वो बचपन रहा और ना ही वैसे खेल। हाँ, तो माँ ने मुझसे तैयार होने को कहा और फिर माँ मेरी छोटी बहन को गोद में लेकर और भी सामान देखने लगी कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। मैं बहुत ही खुश था। मेरी पढ़ाई की वजह से ही हमें पापा के साथ कस्बे में रहना होता है, लेकिन मुझे तो गांव पसंद था और अब कुछ दिनों के लिए ही सही अपने गांव जा रहा था। पता है, जब हमें गांव जाना होता था तो पापा पहले से ही दादाजी को चिट्ठी लिख देते कि हम गांव आ रहे हैं, और दादाजी सुबह 5 बजे बैलगाड़ी लेकर स्टेशन पर आ जाते थे क्योंकि स्टेशन से गांव 5-6 किलोमीटर दूर था और उस समय बसें भी ज़्यादा नहीं चलती थी। इक्का दुक्का तांगे चलते थे तो वो लोग गांव की पक्की सड़क तक ही छोड़ देते। पक्की सड़क से अंदर गांव का कच्चा रास्ता भी 2-3 किलोमीटर का था और हम दो दो बच्चे और इतना सामान, माँ पापा परेशान हो जाते। इसलिए दादाजी को पहले ही चिट्ठी लिखकर बता दिया जाता था कि हम फला फला दिन आ रहे हैं। तो हम रात को स्टेशन पहुंच गए। उस समय स्टेशन भी छोटे छोटे ही होते थे, प्लेटफॉर्म भी बहुत नीचे होते थे। गाड़ी में चढ़ने पर परेशानी होती थी। हम गाड़ी में चढ़ गए। कोयले वाला इंजन हुआ करता था उस समय, वो भी काला काला। इंजन ने सीटी दी, गाड़ी चढ़ पड़ी। हमें जगह भी मिल गई। उस समय रात को ज़्यादा लोग सफ़र नहीं करते थे, इसलिए फिर मुझे नींद आ गई। सुबह गाड़ी पहुंची तो अंधेरा था। हम सब उतरे। माँ ने मुझे साल ओढ़ा दिया क्योंकि दिवाली के समय हल्की ठंड हो जाती थी। फिर हम स्टेशन के बाहर आए, देखा तो दादाजी आ चुके थे। तब ज़्यादातर जगह बिजली नहीं हुआ करती थी। दादाजी अपनी लालटेन साथ लेकर आए थे। साथ में छोटे चाचा भी थे। गांव के लोग उन्होंने कई तरह की बातें फैला रखी थी कि रात में गांव के कच्चे रास्ते पर बड़े बड़े जिन्न मिलते हैं, बहुत बड़े होते हैं। वो सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ों पर एक एक पैर रख लेते थे और लोगों को मारकर खा जाते थे। और गांव वाला जो ऊंचा पहाड़ है, उस पर भूतों की बारात निकलती है। जो भी देख ले वो जिंदा नहीं बचता। फिर हल्का हल्का उजाला होने पर हम निकल पड़े गांव की ओर। और बैलगाड़ी में बहुत ही अच्छा लग रहा था। रास्ते पर बहुत सारे पुराने ज़माने के घरों को खंडर मिलते थे। वो सब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। रास्ते में मोर भी दिख जाते थे। नाचते हुए नीलकंठ और तोते भी बहुत हुआ करते थे उस समय, और सबसे ज़्यादा उस समय गिद्ध हुआ करते थे। हमारे गांव के रास्ते में गंदगी खाते हुए दिख जाते थे। रास्ते में चाचा तो पैदल ही चल रहे थे और मुझे झाड़ियों से छोटे छोटे बाले बेर तोड़कर दे रहे थे। मैं खाता जा रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बैलगाड़ी में बैठकर फिर हम गांव पहुंच गए और मेरी धमा चौकड़ी शुरू हो गई। सभी दोस्तों के घर हो गया। दोस्तों के साथ मिलकर मिट्टी के ट्रैक्टर बनाए और भी न जाने कहाँ कहाँ घूमने गया। फिर दूसरे दिन सबने मिलकर कहा, चलो खेतों पे चलते हैं, चने का साग उगाया है, वहीं नहर के किनारे खेलेंगे। मैंने कहा ठीक है, और हम सब खेतों की ओर निकल पड़े। हमने वहाँ पहुंचकर खूब चने का साग खाया और हरी मटर के नए नए पौधों की मीठी मीठी पोपलें खाईं। छोटे छोटे पोखर थे वहाँ, उनमें बेशरम के गुलाबी गुलाबी फूल फूल थे। बहुत मज़ा आ रहा था। खेतों के उस तरफ बहुत बड़ा पहाड़ था जिस पर भूतों की बारात निकलती थी, ऐसा गांव वाले कहते थे। मेरा कई बार वहां जाने का मन होता था, लेकिन कोई ना कोई रोक देता। उस दिन में भी मैंने सबसे पहाड़ पर चलने के लिए कहा, लेकिन सबने मना कर दिया। उस दिन मैं भी नहीं जा पाया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अब अकेले वहां जाकर रहूँगा और देखूँगा कि आखिर वहाँ पर क्या। दूसरे दिन मैं अकेले ही खेतों की ओर निकल पड़ा और पहुँच गया पहाड़ के दूसरी छोर पर, जहाँ मुझे नीचे से कोई भी नहीं दिख रहा था। एक बार फिसला भी, लेकिन पहुँच ही गया। वहाँ जाकर देखा कि एक छोटा सा मंदिर नीम के पेड़ के नीचे, और मंदिर से थोड़ी दूर एक छोटी सी झोपड़ी बनी है। अब मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी। वहाँ कहीं भी पानी नहीं दिख रहा था। मैं झोपड़ी के पास जैसे ही पहुँचा, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई 16-17 साल की लड़की घाघरा चोली पहने खड़ी थी।
बहुत ही सुंदर, और उसके माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर से पता चल रहा था कि वह शादीशुदा है। मैं उसे ऐसे अचानक देखकर चौंक गया। उसने कहा, डरो नहीं छोटे भैया, मैं मधुरिया। मैंने कहा, मुझे प्यास लगी है। उसने कहा, ठहरो, और वो झोपड़ी के अंदर गई और लोटे में पानी लेकर आई। मैंने एक सांस में सारा लोटा खाली कर दिया। वो मुस्कुराकर बोली, भूख भी लगी है? मैंने कहा, हाँ हाँ। वो एक थाली में गुड़ रोटी और लोटे में छाछ ले आई। मैंने वो खा लिया। थोड़ी देर में एक आदमी कंधे पर लकड़ियाँ लेकर आ पहुंचा। वो बोली, ये मेरे पति। उस आदमी ने कहा, मैं केशव। उसकी उम्र भी 18-19 साल की ही रही होगी। मैंने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरी मधुरिया दीदी और तुम मेरे केशव भैया। मैंने उन लोगों से थोड़ी देर बातें की। फिर शाम होने को थी तो वो लोग बोले, राजू अब तुम घर जाओ, कल आना, लेकिन किसी से ये मत बताना कि हम यहाँ रहते हैं। तुम्हारा जब भी मन करे तुम सब हमसे मिलने आ जाना। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा, और मैं वहाँ से चला आया। मुझे आते शाम हो गई। रास्ते भर खेतों में लौटते हुए लोग मिल रहे थे। डूबते सूरज की लालिमा भी फीकी पड़ती जा रही थी। चरवाहे भी जानवरों को लेकर चराकर घर लौट रहे थे। जानवरों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज़ एक के बाद एक सुनाई दे रही थी, और कुछ पनिहारियाँ भी पानी भरकर आ रही थी, कुछ पानी भरने जा रही थी। मैं घर वापस आ गया, और घर आकर मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। माँ ने पूछा कि कहाँ था दिन भर? मैंने कहा, दोस्तों के साथ। फिर माँ ने भी कुछ नहीं पूछा। हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। माँ ने चूल्हे पर खाना बना रही थी। फिर सबको दादी ने खाना खाने के लिए कहा। उस समय लालटेन या डिबरी की ही रोशनी हुआ करती थी। दादी ने सबके लिए खाना परोसा। सबने खाना खाया। मैंने खाना खाते हुए दादी से पूछा कि दादी, सच में उस खेतों वाले बड़े पहाड़ पर भूत रहते हैं? दादी बोली, हाँ, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि उस पहाड़ पर भूत रहते हैं। फिर सब सो गए। दूसरे दिन मैं फिर उस पहाड़ पर चला गया। मुझे केशव भैया और मधुरिया दीदी बहुत अच्छे लगे। मैं रोज़ रोज़ वहाँ जाता, उनसे बात करता और चला आता। फिर दिवाली आई। मैं 3 दिनों तक पहाड़ पर नहीं जा पाया, और गांव में मेला भी लगा था। मैंने मेले से बांसुरी खरीदी केशव भैया के लिए। उन्होंने बताया था कि उन्हें बांसुरी बजाना पसंद है, लेकिन वो गांव जाकर नहीं खरीद सकते। मैं दिवाली के बाद उन लोगों से मिलने गया। केशव भैया के लिए बांसुरी और दोनों के लिए दिवाली का प्रसाद भी लेकर गया। केशव भैया ने बांसुरी तो ले ली, लेकिन जैसे ही मैं दोनों को प्रसाद देने लगा तो दोनों डर कर बोले, ये प्रसाद हम नहीं ले सकते, इसे उस टीले पर रख दो, पशु पक्षी खा जाएंगे। मैंने सोचा, नहीं खाना होगा प्रसाद, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैंने प्रसाद टीले पर जाकर रख दिया। केशव भैया ने बहुत अच्छी बांसुरी बजाई। सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे अब आदत सी पड़ गई। उन दोनों से ना मिले तो अच्छा नहीं लगता था, और मधुरिया दीदी भी मेरे आने का हमेशा इंतज़ार करती थी। दिन ना पहुँचूँ तो परेशान हो जाती थी। पूछती थी, क्यों राजू, कल क्यों नहीं आए? तुम आते हो तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अभी भी कोई अपना है। फिर मेरे स्कूल की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली थीं, और पापा के ऑफिस की भी। अब हमें वापस लौटना था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पापा ने कहा कि हम 2 दिन के बाद वापस जा रहे हैं। मैंने सोचा, अब मैं मधुरिया दीदी से नहीं मिल पाऊँगा। मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा, मैं कल तो अपने दोस्तों के साथ खेतों में घूमने जा सकता हूँ। पापा बोले, नहीं, मैंने कहा ना कि हम 2 दिन के बाद जा रहे हैं, तो कल मैं घूमने जा सकता हूँ। पापा बोले, कल हमें किसी के यहाँ जाना है, वो भी सब परिवार। तभी दीदी बोली, बेटा कहाँ जाना है? किसके यहाँ? पापा बोले, वो पड़ोस वाले गांव का मेरे बचपन का सहपाठी था ना, पूरन सिंह। उसके यहाँ 2 बेटियों के बाद बेटा हुआ है। वो भी गांव में नहीं रहता, बाहर कहीं नौकरी करता है, लेकिन इस समय गांव में है। कल उसके बेटे का नामकरण और साथ में भोज भी है, तो उसके यहाँ जाना है। दादी बोली, अच्छा, वहीं पूरन, तब तो बहुत अच्छी बात है, हम सब चलेंगे। मैं अभी सुनार के यहाँ से बच्चे के लिए कुछ ले आती हूँ। बाजार भी तो जाना होगा, बच्चे और बहू के लिए कुछ कपड़े लेने होंगे। पापा बोले, हाँ माँ, अभी चली जाओ। दादी सामान लेने चली गई, और मैं सोच में डूब गया कि कल मैं नहीं जा पाऊँगा दीदी के पास। अब दूसरे दिन हम सब पूरन से अंकल के यहाँ पहुँचे। उनके बड़े भाई भान सिंह मुझे कुछ अजीब और डरावने लगे। बचपन का कोमल मन जरा सी डरावनी चीज़ें देखकर भयभीत हो जाता है।
लेकिन उनकी पत्नी अच्छी थी, मुझे बड़े प्यार से गोद में बिठाकर बातें की। फिर मैं पूरन सिंह अंकल की बेटियों के साथ खेलने लगा। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। थोड़ी देर के बाद सब पंगत में बैठे, सबने खाना खा लिया। फिर महिलाओं की बारी आई, लेकिन तभी भान सिंह जी की पत्नी दौड़ते हुए आई और बोली, डॉक्टर को बुलाइए, जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। मेरी माँ और दादी खाने में उठकर अंदर पहुँचे और बाकी लोगों से कहा गया कि आप लोग खाना खाएं। ये थी पूरन सिंह अंकल और मान सिंह की विधवा बहन, जो पूरी तरह से अपने भाइयों के आश्रित थी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ी कमजोरी है, इनका ख्याल रखिए। डॉक्टर के जाने के बाद हम सब अंदर पहुंचे उन्हें देखने के लिए। क्या मैंने उनके कमरे में जाकर देखा कि एक दीवार पर मधुरिया दीदी का फोटो लगी थी। मैंने सबसे कहा, ये तो मधुरिया दीदी हैं। सबने पूछा, लेकिन तुम कैसे जानते हो? मैंने कहा, ये और केशव भैया तो हमारे गांव के ऊंचे वाले पहाड़ पर झोपड़ी में रहते हैं। तभी भान सिंह की बहन बोल पड़ी, कहाँ मेरी बेटी? कोई कुछ नहीं बताता, ना जाने कहाँ चली गई। वो उस चरवाहे से प्यार करती थी, एक रोज वो उसके साथ न जाने कहाँ चली गई, फिर तब से लौट कर नहीं आई। अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, वो मेरी इकलौती संतान थी। तब मैंने कहा, बुआ जी आप परेशान ना हो, मुझे पता है वो दोनों कहाँ रहते हैं। मैं रोज़ इनसे मिलता हूँ, पहाड़ पर मुझे मधुरिया दीदी खाना भी खिलाती हैं। तभी भान सिंह बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग जिंदा हैं? मैंने अपने हाथों से ही उनके खाने और पानी में जहर मिलाया था। तभी पूरन सिंह अंकल बोले, ये क्या कह रहे हो भैया? भान सिंह बोले, हाँ मुझे ऐसा करना पड़ा। उस लड़की ने सारे समाज के सामने हमारी नाक कटवा दी, तभी मुझे ऐसा करना पड़ा। एक दिन मुझे पता चला कि वो दोनों यहाँ से भागकर पड़ोस वाले गांव के पहाड़ पर छुप कर रह रहे हैं। मैं ताक में था कि दोनों झोपड़ी से भाग जाएं। ये सब लकड़ियाँ लेने चला गया और मधुरिया दूध पानी भरने चली गई। मैं झोपड़ी में गया, देखा तो एक छोटा मटका छाछ से भरा हुआ है और एक बड़ा सा मटका पानी से। मैं दोनों में विष भूल कर भाग गया। फिर मैं दोबारा वहाँ नहीं गया, सोचा कि मर ही गए होंगे दोनों, लेकिन वह कह रहा है कि जिंदा है दोनों। तभी मैंने कहा, लेकिन वो लोग अभी तक जिंदा हैं, मैं उन लोगों से मिला हूँ। आपको भरोसा नहीं होता तो चलिए वहाँ पर ले चलता हूँ। मैं, मेरे पापा, पूरन सिंह अंकल, भान सिंह और भी 2-4 लोग उस पहाड़ चढ़ गए। हम चढ़ते हुए पहुँच गए। वहाँ झोपड़ी में जाकर देखा, 2 कंकाल एक दूसरे के बगल में पड़े हैं और मेरी दी हुई बांसुरी केशव भैया की मुट्ठी में है। तभी पूरन सिंह अंकल बोले, कल इन लोगों का अंतिम संस्कार करना होगा। लगता है इन लोगों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। अभी तो शाम हो चुकी है। भैया आप बिल्कुल भी सही नहीं किया, पूरन सिंह अंकल ने भान सिंह से कहा, और हम उतर चले पहाड़ से। तभी भान सिंह का पैर फिसला और पहाड़ से ऐसे गिरे कि कभी उठ ना सके। केशव और मधुरिया ने अपना बदला ले लिया था। शायद उस दिन के बाद मैं वहाँ कभी नहीं गया। बरसों बाद मैं फिर इस पहाड़ के पास आया हूँ और पहाड़ के ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा है। चलो वही आता हूँ। और मैं चला पहाड़ पर। फिर आज मुझे प्यास लगी है। ऊपर पहुँचकर मेरे कंधे पर फिर किसी ने हाथ रख पहले की तरह मुस्कुराते हुए पूछा, प्यास लगी है?